नर्सिंग क्लासेज। माई सेल्फ पुष्पेंद्र, स्वागत है आपका फिर से इस प्लेटफॉर्म पर। और ट्रैकिस्टोमी के प्लेसमेंट के बाद में नेक्स्ट बात जो आती है ट्रैकिस्टोमी केयर की, इसकी बात आती है ट्रैकिस्टोमी की केयर की। ट्रैकिस्टोमी केयर, पोस्ट ट्रैकिस्टोमी केयर। ट्रैकिस्टोमी लग चुकी है अपनी, ठीक है। ट्रैकिस्टोमी के बाद में बात आती है पोस्ट ट्रैकिस्टोमी केयर। पोस्ट ट्रैकिस्टोमी केयर में अपन को याद रखना है कि पोस्ट ट्रैकिस्टोमी केयर में जो अपन ने इंसिजन लगाया है, ये हमारी नर्सिंग की या नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी है, ठीक है, या फिर आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ट्रैकियोस्टोमी की जो साइट है उसको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है किसके लिए? वहाँ पर रेडनेस के लिए, ठीक है। वहाँ पर कोई हेमाटोमा तो नहीं है, एडिमा तो नहीं है, वार्मनेस के लिए, ठीक है। या फिर आपको साइन ऑफ इन्फेक्शन, साइन ऑफ इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है। ये हमारा क्या है, आपको प्रायोरिटी रहने वाली है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस इंसिजन साइट को ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर रेडनेस, हेमाटोमा, एडिमा, वार्मनेस जैसी कोई कंडीशन तो नहीं है, जिससे हमको पता लगेगा कि क्या उसके अंदर इन्फेक्शन तो डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बात अपन को समझ में आई। उसके बाद में दूसरा अपन को याद रखना है कि दूसरा, इसके बाद में अपन को याद रखना है कि टाइम टू टाइम अपन को करना है रेगुलर सक्शन करना है। पेशेंट का क्या करना है, रेगुलर सक्शन करना है। किसका? म्यूकस का, रेगुलर सक्शन ऑफ म्यूकस का, ठीक है। रेगुलर सक्शन ऑफ म्यूकस का, नहीं कंटिन्यूस आपको सक्शन नहीं करना है। रेगुलर सक्शन का मतलब है कि टाइम टू टाइम आपको पेशेंट की जो ट्यूब है, ठीक है, टाइम टू टाइम क्या करना है आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टाइम टू टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड, सक्शन ऑफ ट्रैकिस्टोमी ट्यूब, ये अपन को करना है, ठीक है। कैसे करना है अपन को? सक्शन करने के लिए अपन को क्या करना है, सक्शन करने के लिए अपन को 16 गॉज का फ्रेंच का जो वो लेना है, कैथेटर लेना है, ठीक है। उससे अपन को क्या करना है, सक्शन करने से 30 सेकंड पहले, 30 सेकंड प्रायर आपको पेशेंट को क्या करना है, हाइपरवेंटिलेट करना है। विद 100% ऑक्सीजन, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको करना है, पेशेंट की जो ट्रैकिस्टोमी ट्यूब है वहाँ पर म्यूकस बिल्डअप हो रहा होगा तो उसको क्लीन करने के लिए आपको क्या करना होता है, सक्शन करना होता है, ठीक है। तो सक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले 30 सेकंड पहले, सक्शन करने से 30 सेकंड पहले पेशेंट को क्या करना है, हाइपरवेंटिलेट करना है 100% ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। सक्शन हमेशा जब भी करते हैं हम कैसे करते हैं, इंटरमिटेंट सक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? इंटरमिटेंट सक्शन करते हैं, नॉट कंटिन्यूस सक्शन नहीं करना है अपन को, इंटरमिटेंट करना है, बीच बीच में इंटरवल पे, बोले तो एट इंटरवल। सक्शन किया हटाया, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना करना है, 10 सेकंड एक बार में। सिंगल टाइम आपको 10 सेकंड से ज़्यादा क्या नहीं करना है, सक्शन 10 सेकंड से ज़्यादा आपको क्या करना है, सक्शन नहीं करना है। ये बात याद रखनी है। उसके अलावा सक्शन के अंदर और क्या बात याद रखनी है आपको? सक्शन के अंदर सक्शन जब किया जाता है ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ कैथेटर, करना है। मैंने बोला इंटरमिटेंट करना है, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सेकंड के लिए करना है, ठीक है। सक्शन प्रेशर 100 mm ऑफ Hg रखना है, या 100 से 120 mm Hg रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करना है। उसके अलावा और मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग इंसर्शन करना है, ड्यूरिंग इंसर्शन नहीं करना है, ड्यूरिंग विड्रॉल ऑफ कैथेटर, करते हैं। सक्शन कब करते हैं? ड्यूरिंग विड्रॉल ऑफ कैथेटर करते हैं। कौन से मैनर में करते हैं? रोटेटिंग मैनर में करते हैं, करना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो मैंने क्या बोला कि सक्शन करना है, कैसे करना है आपको, इंटरमिटेंट सक्शन करना है, मैक्सिमम 10 सेकंड के लिए करना है, ड्यूरिंग विड्रॉल ऑफ कैथेटर करना है, रोटेटिंग मैनर में करना है, ठीक है। यदि मोर देन 10 सेकंड यदि आप सक्शन करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, हाइपोक्सिया डेवलप होगा, ठीक है, और वेगल स्टिमुलेशन होगा। क्या होगा, वेगल नर्व की होगी वहाँ पर स्टिमुलेट होगी, और पेशेंट को क्या डेवलप हो जाएगा, वहाँ पर ब्रेडिकार्डिया, या फिर पेशेंट को क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पेशेंट को। तो मोर देन 10 सेकंड आपको क्या करना है, 10 सेकंड से ज़्यादा पेशेंट को क्या करना है, आपको
सक्शन नहीं करना है, ठीक है। ड्यूरिंग सक्शन आपको दो बात याद रखनी है सक्शन करने के दौरान। ड्यूरिंग सक्शन यदि दो बातें आपको याद रखनी है। ड्यूरिंग सक्शन यदि रेजिस्टेंस हो रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको, रेजिस्टेंस मीट, यदि ड्यूरिंग सक्शन कैथेटर इंसर्ट करते वक्त यदि रेजिस्टेंस मिल रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको कैथेटर को क्या करना है, पुल बैक करना है। और पुल बैक करने के बाद क्या करना है, पेशेंट कैथेटर को पुल बैक करना, वापस से क्या कर देना है, री इंसर्ट कर देना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग सक्शन जो प्रॉब्लम आने वाली है ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ड्यूरिंग सक्शन यदि पेशेंट को रेजिस्टेंस मीट हो रहा है तो उस टाइम नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहने वाली है, तो आपको याद रखना है कि कैथेटर को क्या करना है, पुल बैक करना है, री इंसर्ट कर देना है। यदि पेशेंट को कफ आता है उस टाइम पर और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसे क्या होते हैं वहाँ पे सिम्टम्स आते हैं, उस कंडीशन पर अपन को क्या करना होता है, सक्शन कैथेटर को अपन को क्या करना है, रिमूव कर लेना है, रिमूव करना है, 100% ऑक्सीजन देनी है, प्लस री इंसर्ट कर देना है, ठीक है। ये बात याद रखोगे आप। क्या क्या करना है, तीन चीज़ें करनी है इसके अंदर आपको, दोबारा से लिखते हैं। क्या करना है, कैथेटर को कंप्लीट क्या करना है, रिमूवल करना है। उसके अलावा क्या करना है, 100% ऑक्सीजन देनी है, प्लस उसके साथ में क्या करना है, री इंसर्ट कर देना है। मैंने ड्यूरिंग सक्शन दो बातें बताई थी। ड्यूरिंग सक्शन आप यदि कैथेटर को इंसर्ट करने में रेजिस्टेंस फील हो रहा है तो आपको कैथेटर को थोड़ा पीछे खींचना, वापस से री इंसर्ट कर देना है, ठीक है। यदि ड्यूरिंग सक्शन यदि पेशेंट को कफ आता है, कफिंग हो रही है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसे उसको रेस्टलेसनेस फील हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, वेट नहीं करना है, ना डॉक्टर कन्फर्म करना, कुछ नहीं करना, कैथेटर को आपको बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद में पेशेंट को 100% ऑक्सीजन से हाइपरवेंटिलेट करना है और वापस से फिर से आपको क्या करना है, री इंसर्ट द कैथेटर को वापस से क्या किया जाता है, फिर री इंसर्ट किया जाता है। ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। ड्यूरिंग सक्शन आपको दो बातों की मॉनिटरिंग करनी है। पहला आपकी पल्स रेट और दूसरा SpO2, ठीक है, ड्यूरिंग सक्शन एंड आफ्टर सक्शन, ठीक है। आपको पल्स रेट मॉनिटर करनी है, सैचुरेशन प्रेशर मॉनिटर करना है। क्यों मॉनिटर करना है, क्योंकि यदि सक्शन के दौरान जो म्यूकस रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको मॉनिटर करना है ड्यूरिंग सक्शन। यदि ये आपको डिसाइड करेगा, ठीक है, आपका पल्स रेट और सैचुरेशन प्रेशर ही डिसाइड करेगा कि आपका जो सक्शन हो रहा है वो इफेक्टिव हो रहा है नहीं हो रहा। इफेक्टिव सक्शन प्रेजेंट और नॉट, वो कौन डिसाइड करेगा, आपकी पल्स रेट डिसाइड करेगी और आपका सैचुरेशन प्रेशर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इफेक्टिव सक्शन को इंडिकेट करने वाला फैक्टर कौन सा, तो आपको याद रखना है पल्स रेट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी को कौन सा आएगा, पल्स रेट, और सेकंड प्रायोरिटी का SpO2 यदि नॉर्मल है तो, ठीक है। यदि ड्यूरिंग सक्शन यदि पल्स रेट आपको मॉनिटर करना है, सैचुरेशन प्रेशर को आपको मॉनिटर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इफेक्टिव सक्शन के लिए आपसे पूछा जाए तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपको याद रखना है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपकी पल्स रेट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि यदि ज़्यादा सक्शन हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है पेशेंट। कम सक्शन होगा, SpO2 क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटरिंग करनी है वहाँ पर, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इसके बाद यदि मैं बात करूँ सक्शन की, तो सक्शन के अंदर आपको याद रखना है कि सक्शन करने के दौरान शुरू के जो 24 आवर्स है, शुरू के 24 आवर्स में जो सक्शन किया जाता है आफ्टर ट्रेकेस्टोमी, वो आपको हर 30 मिनट के अंदर करना है, हर 30 मिनट के अंदर करना है, ठीक है, शुरू के 24 घंटे तक। उसके बाद में आपको करना है हर 2 से 4 घंटे के बाद में, हर से 2 से 4 घंटे के इंटरवल में, ठीक है। ये आपको इंटरवल क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। आफ्टर ट्रेकेस्टोमी जो सक्शन किया जाता है ड्यूरिंग 24 आवर, शुरुआत के जो 24 आवर्स है वो तो करते हैं आपको 30 मिनट के इंटरवल पर, ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स आपको जो सक्शन करना है वो क्या करना है, 2 to 4 आवर्स के इंटरवल पर करना है, ठीक है। या फिर अकॉर्डिंग टू नीड करना। अकॉर्डिंग टू नीड का मतलब है जैसे जैसे पेशेंट को नीड है, ये पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, जैसे एग्जांपल म्यूकस का क्या हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू नीड भी आप कर सकते हो, इससे पहले भी कर सकते हो, इसके बाद भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, सक्शन करना है। ड्यूरिंग सक्शन यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि ड्यूरिंग सक्शन पेशेंट को क्या हुआ, ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो गया,
ड्यूरिंग सेक्शन यदि पेशेंट को क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो गया तो नर्सिंग एक्शन क्या रहने वाला है हमारा, तो नर्सिंग एक्शन हमारा क्या रहने वाला है, आपको याद रखना है। उस कंडीशन को क्या करना है, सक्शन को क्या करना है, स्टॉप करना है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन को क्या करना है, 100% ऑक्सीजन से क्या करना है, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सब क्यों करना है, टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। फर्दर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि भाई 100 का डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल में बात करूँ तो कार्डिक अरेस्ट आ सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग सक्सेस पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करना है कि वहाँ पर वेगल स्टिमुलेशन हुआ है, हाइपोक्सिया डेवलप हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन को तुरंत सक्शन को स्टॉप करना है, पेशेंट को 100% हाइपर वेंटिलेशन करना है ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, यदि ब्रेडिकार्डिया को अपन ने इग्नोर कर दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पर वेगल स्टिमुलेशन होगा, धीरे धीरे हार्ट रेट होगी, बिल्कुल डाउन हो जाएगी। ठीक है, और पेशेंट किस में चला जाएगा, कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। तो ये बात अपन को क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यदि अपन बात करें, ठीक है, नेक्स्ट यदि अपन बात करें सक्शन करने से पहले, सक्शन स्टार्ट करने से पहले, बिफोर, आपको चेक कर लेनी है किसकी, पेटेंसी। चेक पेटेंसी ऑफ कैथेटर। कैथेटर की जो आपने 14 नंबर का जो ग्रीन कलर का, ठीक है, मैंने वहाँ पर क्या बताया, 16 नंबर का बता दिया गलती से, याद रखना 14 नंबर का। 14 नंबर का जो ग्रीन कलर का आपने जो कैथेटर लिया है उसकी पेटेंसी को चेक करना। पेटेंसी को चेक कैसे किया जाता है, विद एनएस। एनएस से क्या कर लो, उसको वॉश कर लो। एनएस को क्या किया जाता है, वहाँ पर सक किया जाता है। एनएस को सक करके उससे क्या करते हैं, पेटेंसी को अपन क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आपका जो कैथेटर है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके अंदर, जो सक्शन कैथेटर है जब इसको इंसर्ट किया जाता है, सक्शन कैथेटर को कितना इंसर्ट किया जाता है, सक्शन कैथेटर की इंसर्शन लेंथ कितना, 6 से 8 इंच। आप कर रहे हैं 6 to 8 इंच सक्शन कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है। आइडियली अपन बात करें तो 6 इंच अपन को इंसर्ट करना है। और यदि आपको डीप सक्शन करना है, यदि आपको डीप सक्शन करना है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 इंच अपन क्या कर सकते हैं, सक्शन कैथेटर को इंसर्ट कर सकते हैं आप इसके अंदर ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के द्वारा या ट्रैकिया के अंदर। इससे ज़्यादा अपन को क्या करना है, इंसर्ट नहीं करना है। मैंने क्या बताया था कि भाई पेटेंसी को चेक कर लेना है सक्शन करने से पहले। आइडियली पर 6 से 8 इंच अपन को इंसर्ट करना है, 6 से ज़्यादा नहीं करना है। यदि डीप सक्शन करना है तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 इंच तक आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। सक्शन के दौरान आपको याद रखना है कि सक्शन के दौरान यदि पेशेंट को कफ डेवलप होता है, आरडीएस जैसे सिम्टम डेवलप होता है तो आपको तुरंत क्या करना है, सक्शन कैथेटर को बाहर निकाल लेना है, 100% ऑक्सीजन देनी है, फिर वापस से आराम से उसको रीइंसर्ट करना है। सक्शन के दौरान यदि पेशेंट को क्या हो जाए, सक्शन के दौरान यदि पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है, रेस्टलेसनेस फील हो रही है, तो अपन को क्या करना है, तुरंत क्या करना है, स्टॉप कर देना है उसको। स्टॉप करने के बाद में क्या करना है आपको, उसको क्या बोलते हैं अपन ने जस्ट अभी बोला है कि हाँ, प्रोसीजर को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। क्यों, और फिर अपन को 100% ऑक्सीजन देनी है, 100% ऑक्सीजन देनी है। और इसलिए ये सारा काम इसलिए करना है कि पेशेंट को आगे कार्डियक अरेस्ट डेवलप नहीं हो जाए। ठीक है, ड्यूरिंग सक्शन आपको याद रखना है, ड्यूरिंग सक्शन आपको पेशेंट का आपको SpO2 मॉनिटर करना है, पल्स रेट मॉनिटर करनी है, क्योंकि पल्स रेट ही वही वो इंडिकेटर है जो दिखाएगा कि पेशेंट का इफेक्टिव सक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि इफेक्टिव सक्शन हो रहा होगा तो पेशेंट की जो पल्स रेट है वो नॉर्मल रहेगी, अदरवाइज या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। यदि कम हो गई तो इसका मतलब पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है वहाँ पर। ठीक है, हाइपोक्सिया में चला जाएगा पेशेंट। ठीक है, इसके अलावा आफ्टर सक्शन भी आपको क्या करना है, पल्स रेट का और इसका मॉनिटरिंग करनी है। सक्शन प्रेशर कितना रखना है आपको, 100 से 120 mmHg अडल्ट के अंदर याद रखना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कहाँ जा सकते हो, 150 mmHg तक जा सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड। यदि जरूरत पड़ी तो डीप सक्शन की जरूरत पड़ी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, उसके अलावा और क्या बताया था, सक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं, प्रेशर इतना रखते हैं सक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने सक्शन के बारे में बताई है। तो ये क्या हो गया, ट्रैकेस्टोमी केयर के बारे में। ट्रैकेस्टोमी केयर के बारे में अपन ने सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, केयर ऑफ टी ट्यूब के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आज आपको समझाया कि ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को अप्लाई करने के बाद में ट्रैकेस्टोमी की पोस्ट ट्रैकेस्टोमी केयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ आफ्टर ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, आफ्टर ट्रैकेस्टोमी ट्यूब कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो पेशेंट को होती है। ठीक है, आफ्टर ट्रैकेस्टोमी ट्यूब यदि पेशेंट कंप्लेन करता है, कि वो बोलने में असमर्थ है, अनेबल टू स्पीक, पेशेंट बोल रहा है कि मैं बोल नहीं पा रहा, और वो आपसे पूछ रहा है कि नर्सिंग एक्शन बताओ। ठीक है, तो आपका जवाब क्या रहने वाला है। ठीक है, यदि कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि पेशेंट बोल नहीं पाता उस टाइम पे कुछ समय के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपका ट्रैकियल रिंग क्या हुई है, वहाँ पर अफेक्ट हुई है। ठीक है, आपका लैरिंग्स अफेक्ट हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ है,
नर्सिंग एक्शन क्या रहने वाला है, तो आपको बोलना है कि यस यू कैन स्पीक। ये आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। यस यू कैन स्पीक आप बोल सकते हो, ये आपका नर्सिंग एक्शन रहने वाला है, आपका नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग जवाब रहने वाला है आपका। नर्सिंग ऑफिसर क्या बोलेगा पेशेंट को कि नहीं आप बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं कि आपका जो स्पीच है आपका परमानेंटली चला गया है, टेम्प्रेरी है, कुछ समय के लिए है, आप बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी बात वो आपसे पूछेगा इफेक्टिव, जब पेशेंट उस टाइम पर बोल नहीं पा रहा तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक कौन सी है, पेशेंट को उससे कम्युनिकेट करने के लिए, या पेशेंट जब हमसे कम्युनिकेट करना चाहेगा तो वो कौन सी टेक्निक का यूज करेगा, तो आपको याद रखना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। पेशेंट बोल नहीं पा रहा तो कौन सा कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी क्या आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या रहने वाला है आपका, प्रोवाइड, एक कॉपी दो पेशेंट को और एक पेन दो, वो लिख के बताएगा आपको, ठीक है। क्या बताएगा आपको, लिख के बताएगा, वो ज़्यादा पढ़ लिखी है तो आपको लिख के बताएगा, ठीक है। तो पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक आपकी रहने वाली है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक रहेगी। और नॉन वर्बल के अंदर आपको यदि इफेक्टिव मैनेजमेंट उस टाइम पे करना है, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको पेशेंट को एक कॉपी पेन देना चाहिए ताकि वो जो भी बात है, जो भी कुछ पूछना चाह रहा है वो लिख के आपको बता सके, ठीक है। तीसरा आपसे एक पॉइंट पूछ सकता है वो यहाँ पर कि इफेक्टिव सेफ्टी मेजर, यदि पेशेंट को कुछ गड़बड़ लगी, ठीक है, पेशेंट यदि कुछ बोलना चाह रहा है, ठीक है, उस टाइम पर यदि पेशेंट आपको बुलाना चाहे, उस टाइम पर यदि पेशेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत है और पेशेंट आपको नर्स को बुलाना चाहे, नर्सिंग ऑफिसर को बुलाना चाहे, तो वो कैसे बुलाएगा, बोल तो सकता नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करें, पेशेंट की बेड साइड क्या रखें, पेशेंट के बेड साइड में क्या रख देते हैं अपन, कॉल बेल। एक पेशेंट को क्या करनी होती है, कॉल बेल, एक घंटी अपन को क्या करनी है, उसको पेशेंट को प्रोवाइड करनी है ताकि उसको बजा के क्या कर सके वो अपन को, या नर्सिंग ऑफिसर को, नर्सिंग जो आपका एम्प्लॉई है उसको बुला सके, ठीक है। तो इफेक्टिव सेफ्टी मेजर के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए आपको एक कॉल बेल देनी चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या करना है, आपको उसके वर्बल कम्युनिकेशन की उसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको वहाँ पर एक कॉपी पेन देना है, ठीक है, जिससे वो आपको बुला सके या जो भी बात है अपनी बता सके, ठीक है। ये बात आपको समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और आती है, पेशेंट आपको लग रहा है कि पेशेंट क्या है, कुछ बोलना चाह रहा है, आपको लग रहा है कि पेशेंट कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन पेशेंट वांट टू स्पीक बट अनएबल टू स्पीक। आपने एक कंडीशन देखी पेशेंट के साथ में कि पेशेंट कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन वो अनएबल है बोलने में, ठीक है। तो आपकी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहने वाली है, आप कैसे उसको डील करोगे, तो आपको बोलना है पेशेंट को, टेल द पेशेंट यस यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं, बट आपको क्या करना है, टेक ए डीप ब्रीथ लो, ठीक है, पुट फिंगर ऑन स्टोमा, ठीक है। आपको बोलना है, क्या बोलना है कि भाई आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डीप ब्रीथ लीजिए और स्टोमा पर आप क्या करो, फिंगर रखो, ठीक है। फिंगर रखते हुए आपको बोलना है, ठीक है। आपको डीप ब्रीथ लेनी है और स्टोमा पे क्या करो, आप फिंगर रखो, जिससे क्या होगा, जो स्टोमा पर फिंगर रखने से क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, ओपन होता है, लैरिंग्स के अंदर जो फेनेस्ट्रेटेड वॉल्व होता है वो ओपन होता है और एयर एंट्री होती है, ठीक है। एयर क्या होती है, एंट्री होती है, एयर वहाँ से निकलती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्पीच है, स्पीच आता है, ठीक है। पेशेंट का क्या होता है, स्पीच निकलता है। तो इसलिए अपन को क्या करना होता है कि जब पेशेंट बोलना चाह रहा है और बोल नहीं पा रहा है तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को जवाब देना है कि यस आप बोल सकते हो, ठीक है। उससे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है और डीप ब्रीथ लेने के साथ में स्टोमा का जो है आपका जो है वहाँ पर फिंगर रख लो, फिंगर रख लीजिए, जिससे क्या होगा, आपका जो वॉल्व है उसमें से एयर लीक होगी तो आपका जो है जो वर्बल कम्युनिकेशन वो प्रेजेंट होएगा, ठीक है, इफेक्टिव होएगा। इसमें ये सारी चीज़ें अपन को पेशेंट को बतानी है। तो इस प्रोसीजर के अंदर जितनी भी चीज़ें थी बताने वाली वो मैंने आपको बताई कि कॉमन प्रॉब्लम है पेशेंट के अंदर कि पेशेंट बोल नहीं पाता है, ठीक है। तो पेशेंट जब बोल नहीं पाता है तो अपन को पेशेंट को असिस्ट करना होता है कि हाँ आप बोल सकते हो, थोड़ा डीप ब्रीथ लीजिए, डीप ब्रीथ लेने के बाद में अपन क्या करें, डीप ब्रीथ लेने के बाद में आपको स्टोमा पे थोड़ा फिंगर रखोगे तो इससे बाल ओपन होएगा। यदि वो पेशेंट कुछ बोलना चाह रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको खुद से ही वहाँ पर एक कॉल बेल दे देनी है, कॉल बेल के साथ में उसको कॉपी पेन देना है ताकि जो बोल नहीं पा रहा है वो बातें वो आपको लिख करके बता सके। यदि उसको कभी नीड है तो आपको रिंग करके बुला सके, इसलिए आपको कॉल बेल दे देनी है, जिससे क्या होगा, पेशेंट की सेफ्टी भी एश्योर हो जाएगी और पेशेंट का कम्युनिकेशन भी एश्योर हो जाएगा। ये टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए पेशेंट के बारे में, ठीक है। तो आज मैंने आपको प्रोसीजर के बारे में बताया, किसके बारे में बताया है, प्रोसीजर ऑफ TT2, ठीक है। और उससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ें मैंने बताई, जिसमें मोस्ट पार्ट किसका था, सक्शन का था, सक्शन के बारे में था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा प्रोसीजर। नेक्स्ट क्लास में अपन कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेकेस्टोमी के अंदर ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर के बाद में होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन हैं उन कॉम्प्लिकेशन को अपन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर।
ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। थैंक यू सो मच।